हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवीन ग्रोवर कॉमर्स। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं नवीन ग्रोवर। हाँ जी, जैसे हम लोगों ने पंजाब में पीपीएससी के द्वारा लिए गए सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम का डिटेल सोल्यूशन करवाया था, उसी तरीके से हम लोग पीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए जूनियर ऑडिटर एग्जाम का जो डिटेल सोल्यूशन है वो शुरू करने वाले हैं। आज हम उसका पार्ट 1 करेंगे। जिस प्रकार कॉमर्स के क्वेश्चन उसमें सेक्शन ऑफिसर में डिटेल में सोल्यूशन किया था हम लोगों ने, उसी प्रकार इसमें भी हम लोग डिटेल में सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का सेट बी मैं सोल्व कर रहा हूं। उसमें पहला सवाल है मेरे पास कॉमर्स सेक्शन से, स्टैंडर्ड टाइम allowed to complete a job is 48 hours where a worker completed the job in a 40 hours. Time rate per hour is 15 rupees wage payment. As per हाल से प्रीमियम प्लान टोटल अर्निंग कितनी हुई वर्कर को ये बताना है। ठीक है जी। हाल से के द्वारा जो टोटल अर्निंग निकालने का फॉर्मूला है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। वो होता है एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट प्लस करते हैं हम लोग 50% इनटू टाइम सेव्ड इनटू में स्टैंडर्ड रेट। ये हमारा क्या है, हाल से का फॉर्मूला है। क्योंकि हमसे हाल से का पूछा गया है तो हाल से का फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट प्लस 50% इनटू टाइम सेव्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? हमारा जो एक्चुअल टाइम है वो कितना है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 48 आवर्स। एक्चुअल टाइम है हमारे पास 40 आवर्स। टाइम कितना है हमारे पास, स्टैंडर्ड रेट कितनी है वो है 15 रुपीज। हमें क्या निकालना है, हमारा फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम लिख लिया इनटू स्टैंडर्ड रेट लिख लिया इनटू 50% हम लोगों ने लिख लिया। टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड में सोचा कितने का था, 48 में सोचा था, एक्चुअल में कितने में हो गया 40 में। कितने घंटे हम लोगों ने सेव कर लिए 8 आवर्स। तो 8 आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 15। ये हो गया हमारा 600 प्लस 50%, ये हो गया 120। 120 का 50% करेंगे तो 60। ये कितना आ जाएगा हमारा 660। ये हमारा आ जाएगा 660। राइट आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो सभी दूसरे और हैं जैसे हाल से है, रोमन है, उनके फॉर्मूलाज आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। जैसे ये हमारा हाल से है, हाल से का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया कि एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट प्लस 50% इनटू टाइम सेव्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। दूसरा होता है हमारा रोवन। रोवन का फॉर्मूला भी हम लोगों ने ध्यान में रख लेना है। एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट प्लस करेंगे टाइम सेव्ड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। यानी कि रोमन का प्रीमियम प्लान में ध्यान में क्या रखना है, एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट प्लस करेंगे टाइम सेव्ड जो आपने टाइम बचाया बाय में स्टैंडर्ड टाइम इनटू में फिर एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट हम लोग कर देंगे। अगर हाल से का ओनली बोनस पूछे, वैसे हाल से का बोनस पूछे तो आप कहेंगे कि 50% देना है। देना कैसे है, 50% देना है किसका, टाइम सेव्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट का आपने 50% बोनस देना। रोमन का बोनस पूछे, भैया रोमन का बोनस है टाइम सेव्ड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल रेट एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड, यानी कि जो एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट है उसका टाइम सेव्ड बाय स्टैंडर्ड टाइम का जो प्रोपोर्शन आएगा उतना आपने बोनस देना है। तीसरा आता है मैरिक। मैरिक का जो पी सेट सिस्टम है उसमें क्या होता है, तीन कैटेगरी है, 80% से 83% से कम, 83 से 100% तक और 100% से ज्यादा। अगर 83% से कम काम किया है, 0 से 83% तक, आपको कितना पैसे मिलेंगे, नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। अगर आपने 83 से 100% तक काम कर दिया है आपको 110% मिलेगा नॉर्मल पीस रेट का। जितना नॉर्मल पीस रेट होगा उसके 110% के बराबर आपको क्या मिलेगा, पीस रेट मिलेगा। 100% से ज्यादा है तो आपको 120% मिलेगा नॉर्मल पीस रेट का। ठीक है जी। अब गारंटेड वेजेस कैसे निकलती है, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम। गारंटेड वेज रेट पूछा हो आपसे, एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिर आता है हमारा टेलर। टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या कहता है
ये दो कैटेगरी में बांटते हैं, एफिशिएंट इनएफिशिएंट। नाम दो रखता है परंतु टाइप तीन बन जाते हैं। एफिशिएंट मानता है ये 100% जो पूरा काम करता है वो एफिशिएंट है, उसको नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। और इनएफिशिएंट होगा जो 100% से कम काम करेगा, उसको 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट मिलेगा। और एक एफिशिएंट ये मानता है जो 100% से ज्यादा काम करता है, उसको मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट मिलेगा, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। अगला आता है टाइम बेस्ड सिस्टम। एक्चुअल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट करके निकलता है हमारा टाइम बेस्ड सिस्टम। पीस बेस्ड सिस्टम कैसे निकलेगा? एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ पीस, कितना पीस का प्रोडक्शन हुआ, इनटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ पीसेस पर आवर, एक घंटे में कितना स्टैंडर्ड रेट है पीसेस पर आवर का, उसको एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ पीसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? पीस बेस्ड सिस्टम निकल कर आएगा। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव रेट ऑफ वेज पर आवर। अगर आपने निकालनी है तो वो निकलेगी टोटल वेजेस इंक्लूडिंग डीए बाय एक्चुअल टाइम। इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेस आपने निकालनी है वो निकलेगी पर आवर के तौर पर टोटल वेजेस बाय में इंक्लूडिंग करना है डीए, बाय में क्या लेना है भैया? आपने टाइम एक्चुअल टाइम निकल लेना है। ठीक है जी। ये कुछ सवाल आपके पेपर में हाल से आया था, तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले दिखा दिए। इसको आप पॉज करके क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं। हालसे का, रोवन का, हालसे का बोनस, उसके बाद रोमन का बोनस आपसे पूछता है, फिर आपके पास मैरिक आ जाता है, मैरिक के बाद आपका ग्रांटेड वेजेस आ जाती है, ग्रांटेड वेजेस रेट आ जाती है, टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम आ जाता है, उसके बाद टाइम वेज सिस्टम आ जाता है, पीस वेज सिस्टम आ जाता है, देन आपका इफेक्टिव रेट ऑफ वेज पर आवर आ जाता है। ये आपको 11 फॉर्मूले मैंने नोट डाउन करवा दिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। जी, अगला सवाल है कि select the correct match of cost accounting standards with their, जिस प्रकार हमारी जो नॉर्मल अकाउंटिंग है उसको यूनिफॉर्म तरीके से चलाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जिनको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार कोस्ट अकाउंटिंग के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उनको आप लोगों ने मैच करना है उनके हेड से। आपके पास एक तरफ कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं, दूसरी तरफ हेड दिए गए हैं। अब आपने को मैच करना है कि कौन से वाला अकाउंटिंग कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे मैच करेगा। CS6, CS3, CS7, CS, इधर है ओवरहेड, एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल कॉस्ट। जो आपका ओवरहेड होता है वो होता है भैया CS3, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है आपका ओवरहेड, और एम्प्लॉय कॉस्ट होता है आपका CS7, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, फिर आपका मटेरियल कॉस्ट होता है CS6। इस तरीके से हम लोग इसको मैच कर लेंगे। तो क्या हो गया? बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, ठीक है जी। ए का फोर्थ हो गया, सी का सेकंड से मैच हो गया, डी का थर्ड से मैच हो गया। इस प्रकार आप लोगों ने ध्यान रखना है कि यहां पर फोर्थ आता है, फिर फर्स्ट आता है, फिर सेकंड आता है, फिर आता है आपका 4 1 2 3, 4 1 2 3 हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसको भी मैंने आपको पूरा डिटेल में लिखकर आपके सामने लेके आया हूं जी। ये लिस्ट है कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है। CS फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का, CS2 है कैपेसिटी डिटरमिनेशन का, E है अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ओवरहेड का है, 4 है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैपेटिव कंजम्पशन का, 5 है हमारा एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, 6 अभी हम लोग पढ़ के आए हैं मटेरियल कॉस्ट का, 7 है हमारा एम्प्लॉय टेस्ट का, 8 है हमारा कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, 9 है पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, 10 है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, 11 है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, 12 है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, 13 है हमारा कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर, 14 है पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट, 15 है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, 16 है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, 17 है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज, 18 है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, 19 है ज्वाइंट कॉस्ट, 20 है रॉयल्टी एंड टेक्निक नो हाउ फी, 21 है
क्वालिटी कंट्रोल 22 है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 23 है, ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। ये सीएस से हमारे पीपीएससी के एग्जाम में क्या करा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनको आप सभी लोग क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ताकि इनसे मैच द फॉलोइंग में आगे कोई सवाल आए तो आपका ठीक हो सके। जी अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग डील विद द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इन लीगल मैटर। कि अकाउंटिंग की कौन सी ब्रांच इनमें से लीगल मैटर के डिस्प्यूट के में डील करती है। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारी बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं। हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग आती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आती है, इनकम टैक्स अकाउंटिंग आती है, टैक्स अकाउंटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं आती है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग आती है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग बहुत सारी हैं। इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है, फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट, फोरेंसिक। इनमें से कौन सी है जो लीगल मैटर के डिस्प्यूट के ऊपर डील करती है। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हम लोग जो नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाने का प्रयास करते हैं नॉर्मल तौर पर, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, या तो टोटल कॉस्ट लगा लो, या पर यूनिट कॉस्ट पता लगाने का जिस अकाउंटिंग में काम करते हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। अब तीसरी आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, चीज में हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को डालते हैं। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों से लेकर डिसीजन मेकिंग में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन लेकर डिसीजन मेकिंग करने में हमारी सहायता करती है। तो ये ऑप्शन भी गया। लीगल मैटर में सेटलमेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट में कौन सी वाली अकाउंटिंग हेल्प करेगी, वो करेगी भैया हमारी फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या करेगी, हेल्प करेगी। अगला आता है नॉन करंट लायबिलिटी का एग्जांपल कौन सा है। अब नॉन करंट लायबिलिटी का एग्जांपल कौन सा है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, हमारी करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेबल भी करंट लायबिलिटी है, एडवांस कमीशन भी करंट लायबिलिटी है, और इसके बाद क्रेडिटर भी हमारे करंट लायबिलिटी होते हैं, बीपी हमारे करंट लायबिलिटी है ऑलरेडी। इसमें से नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी हुई, सिक्योर्ड लोन क्या है, हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको आप लोग फिक्स लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल है, द डेप्रिसिएशन मेथड particularly designed to provide appropriate funds for the replacement costly assets। कि नीचे लिखे गए डेप्रिसिएशन के मेथड में से कौन सा मेथड किसी कॉस्टली एसेट्स को रिप्लेस करने में एप्रोप्रिएट फंड्स प्रोवाइड करता है। यानी कि किसी कॉस्टली एसेट्स को आपने रिप्लेस करना है, उनमें से डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड आपको एप्रोप्रिएट फंड्स प्रोवाइड करेगा। डिप्लेशन यूनिट मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जो आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है भैया, उसको आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, उसको आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। डिप्लेशन होता है जो असेट्स हमारी खत्म हो जाती है, उसके लिए आप लोग डिप्लेशन वाला यूज कर लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट फंड प्रोवाइड करने का काम करेगा हमारा सिंकिंग फंड मेथड। कौन सा करेगा, सिंकिंग फंड मेथड। नेक्स्ट है, हाउ इज इंटरेस्ट रिकॉर्डेड ऑन ड्रॉइंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म। फर्म के फाइनल अकाउंट्स में जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है वो किस प्रकार रिकॉर्ड किया जाता है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम होती है, ये चार्ज अगेंस्ट तो नहीं हो सकता। शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज एन इनकम, शोन इन द बैलेंस शीट एज ए लायबिलिटी नहीं किया जा सकता, एसेट्स के तौर पर नहीं किया जा सकता। इसको आप लोग पीएल एप्रोप्रिएशन, जैसे ही आप यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो आप लोग क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आप इसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऐसे इनकम दिखाते हैं। कौन सी साइड दिखाते हैं भैया, क्रेडिट साइड दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है पार्टनरशिप फर्म से, तो जो जर्नल रिजर्व पड़े होते हैं वो किसको ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है जी। कहते हैं कि जब पार्टनर को रिटायर हुआ, फर्म में पड़े जर्नल रिजर्व ट्रांसफर किए जाते हैं। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
वैल्यूएशन अकाउंट में नहीं किया जाते, पीएल अकाउंट में नहीं किए जाते। इसका जो आंसर है बोर्ड के द्वारा वो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों को माना गया है। इसको माना गया ए एंड बी क्या माने गए, दोनों राइट आंसर माने गया कि जनरल रिजर्व जो है वो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं सारे पार्टनर के खाते में एंड रिटायरिंग पार्टनर के खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। अगला सवाल है जो के एस और एम तीन पार्टनर हैं उनकी पुरानी रेशो है 1:3। अब वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना रहे हैं 3:1। आपको सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो बताना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये ओल्ड है और ये न्यू रेशो है, तो हमें गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो बनाना है। ठीक है जी, हम लोग गेनिंग निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, हम लोग कर लेंगे न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हमें फॉर्मूला पता है, किसका फॉर्मूला है, ये गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला है। देखो जी, नया है जो आपका के है उसका नया है 3/6, ओल्ड है 1/6, ये आ गया 2/6, जिसको आप लोग 1/3 के नाम से कह सकते हैं। दूसरे वाला है एस, एस का यहां भी 2/6 है और वहां भी 2/6 है, नील है। तीसरे वाला है हमारा एम, एम है जो हमारा उसका न्यू है 1/6, न्यू है 1/6, ओल्ड है 3/6, तो ये आ जाएगा -2/6 यानी कि 1/3। देखो अब इससे किसने गेन किया, अब न्यू माइनस ओल्ड में पॉजिटिव आया है तो ये गेन है, न्यू माइनस ओल्ड करने पर नेगेटिव आया है तो ये क्या है, सेक्रीफाइस है। तो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें ए 1/3 से गेन कर रहा होगा और एम 1/3 से सेक्रीफाइस कर रहा होगा। पहले में एम गेन कर रहा है 1/3 से, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या हम लोगों के साथ उल्टा है, ए तो गेन करना चाहिए और एम सेक्रीफाइस करना चाहिए। सेकंड में है ए इज गेनिंग 1/3, ठीक है, एम सेक्रीफाइसिंग 1/3, सही है। एस ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मैच द फॉलोइंग में एक्ट हैं आपको मैच करने हैं, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सीधा सीधा ध्यान रखना है भैया, 1932 है आपका पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है 1930। इसको लेकर हम लोग ऑप्शन मैच लेंगे। पार्टनरशिप एक्ट का यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ 3-1 जी, तो ऑप्शन ए हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसके साथ आपने एक एक्स्ट्रा बात ध्यान में रखनी है। तो आपसे बहुत बार पूछ लेता है कि जो पार्टनरशिप है उसकी डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई है, उसकी डेफिनेशन दी गई है भैया सेक्शन 4 में। पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो दी गई है सेक्शन 4 में। एक बात और, आप सभी को पता है कि पार्टनरशिप में कुछ मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। ठीक है जी, ये डिसाइड कौन करता है, जो आपके मैक्सिमम मेंबर हैं, मैक्सिमम मेंबर हैं वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिसाइड नहीं करता, वो डिसाइड करता है कंपनी एक्ट। मैक्सिमम मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म डिसाइडेड बाय द कंपनी एक्ट। कौन डिसाइड करता है, कंपनी एक्ट। आजकल कौन सा चल रहा है, 2013। तो आपसे पेपर में पूछ ले कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, तो आप कहेंगे जी 100। फिर आपसे पूछ ले कि कंपनी रूल 2014 रूल 10 के मुताबिक कितने हो सकते हैं, 50। अगर नॉर्मल पूछ ले तो कितने कहेंगे, 50। ये बातें आपने ध्यान में रखनी है कि अगर कंपनी एक्ट 2013 स्पेशली मेंशन कर रखा हो, आपने 100 नॉर्मल पूछा हो तो मैक्सिमम 50। डिसाइड कौन करता है, कंपनी एक्ट डिसाइड करता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, डिसएडवांटेज नहीं है किसका, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज कौन सा नहीं है। देखो सिस्टम फेलियर है पड़ा, अनएंटिसिपेटेड एरर, कोई एरर आ जाए जिसका पता ना हो वो भी है पड़ा।
सिक्योरिटी का टूटना, ब्रीच होना, ये भी है पड़ा। कौन सा नहीं है? इनएबिलिटी टू कोलैबोरेट क्या है? डिसएडवांटेज नहीं है। किसका? कंप्यूटर अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज कौन सा नहीं है? इनएबिलिटी टू कोलैबोरेट नहीं है। अगला सवाल है, इन द टेली अकाउंटिंग पैकेज द न्यू लेजर ग्रुप्स वाउचर टाइप्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द मेन्यू ऑफ। टेली अकाउंटिंग पैकेज में न्यू लेजर ग्रुप वाउचर क्रिएट किए जाते हैं कौन से मेन्यू से? रिपोर्ट से, मास्टर से, ट्रांजैक्शन से, या वो क्रिएट किए जाते हैं मास्टर्स मेन्यू से क्रिएट किए जाते हैं। अगला सवाल है कि ताकि कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक जो सेक्शन 8 है कौन सी कंपनीज पर अप्लाई होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पर, वन पर्सन कंपनी पर, या फिर नो प्रॉफिट कंपनी पर अप्लाई होता है। कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक जो सेक्शन 8 है वो नॉन प्रॉफिट कंपनीज पर अप्लाई होता है। कौन सी कंपनीज पर अप्लाई होता है? नॉन प्रॉफिट कंपनीज पर अप्लाई होता है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए जी, मैं आपको सारी कंपनीज के सेक्शन नोट डाउन करवा देता हूं, कौन सी कंपनीज पर कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है। आपने ध्यान रखना है, जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है उस पर 245, ओपीसी पर 262, प्राइवेट पर 268, पब्लिक पर 271, स्मॉल कंपनी पर 285, सब्सिडरी पर 287, आपकी चैरिटेबल आ गई या फिर नॉन प्रॉफिट कंपनी आ गई उस पर 8, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पर 222, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पर 221, अनलिमिटेड कंपनी पर 292, एसोसिएट कंपनी पर 26, लिस्टेड कंपनी पर 252, फॉरेन कंपनी पर 242, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर 272 क्या होता है? सेक्शन अप्लाई होता है। इसको आप पॉज करके क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड लेंगे, लिख लेंगे। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, बाय बैक ऑफ शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। जो कंपनी समय अपने शेयर खरीदे वो कितने से ज्यादा नहीं हो सकता? वो कितने से ज्यादा नहीं हो सकता? वो 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, 20% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ये जो बायबैक ऑफ शेयर है वो हमारा 25% पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं हो सकता। ये आप लोगों ने ध्यान रखना। अगला सवाल है, कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 15,000, रॉ मटेरियल परचेज 25,000, पेमेंट ऑफ सैलरी 5,000, कैरीज इनवर्ड 6,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 16,000। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करनी है, बतानी है। तो आप लोगों को क्या करना है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, कितना देर का है आपको? 15,000। उसके बाद आप लिखेंगे परचेज कितनी है? 75,000। उसके बाद लिखेंगे कैरीज इनवर्ड, कितना देर का है आपको? 6,000। सैलरी यहाँ नहीं आएगी क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। बाय लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना देर का भैया? आपको 16,000। तो आपने इसका टोटल किया, ये बन गया 96,000, 16,000 माइनस किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ जाती है आपकी? 80,000। तो आपका आंसर क्या आएगा? 80,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 आइडेंटिफाई करनी है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 2, नहीं जी। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2, बिल्कुल सही है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 2 में नहीं शेड्यूल 3 में बनती है। पार्ट 1 में बैलेंस शीट बनती है और पार्ट 2 में क्या बनता है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर पार्ट 1, नहीं बनता, पार्ट 2 में बनता है। बैलेंस शीट पार्ट 2 में, शेड्यूल 2 में, ये भी गलत है। सेकंड और थर्ड हमारा क्या है? सही ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, एज पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के मुताबिक, कंपनी एक्ट 2013 की बैलेंस शीट के मुताबिक ट्रांजैक्शन विद द हेड्स ऑफ द बैलेंस शीट आपने मैच करनी है, मैच करनी है। देखिए जी, आपकी जो फिक्स सेट्स है कि इसमें से कौन सी है? वो है आपकी ब्रांड एंड ट्रेडमार्क।
लैंड एंड ट्रेडमार्क क्या है आपकी फिक्स एसेट्स है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्या है रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। करंट एसेट्स कौन सी है रॉ मटेरियल आपका करंट एसेट्स है। उसके बाद करंट लाइबिलिटी कौन सी है अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या है आपकी करंट लाइबिलिटी है। तो आपने मैच करना है करंट का क्या आएगा सी का क्या आएगा फर्स्ट आएगा करंट लाइबिलिटी यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा। स्टॉक एंड रॉ मटेरियल आएगा यहाँ पे थर्ड आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन सी हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। इनको मैच करना है जी। एक तरफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं दूसरी तरफ आपके हेड दे रखे हैं इनको आपने मैच करना है। तो आपको बताना है कि AS2 किसका है AS3 किसका है AS6 किसका है और AS14 किसका है। तो अमलगमेशन ऑफ द कंपनी का होता है भैया AS14। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री होता है AS2। CFS का होता है AS3। डेप्रिसिएशन का होता है AS6। हम लोग मैच कर लेंगे। डी का आता है फर्स्ट सी का आएगा फोर्थ डी का आएगा बी का आएगा 3 इसका क्या आएगा सेकंड। 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी मैंने नोट डाउन किया हुआ आप लोगों के लिए आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं। AS1 आता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। AS2 आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है ये आपसे कहता है कि कौन से वाली कॉस्ट लेनी है। आप लोगों ने कौन से वाली कॉस्ट लेनी है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर दोनों में से जो कम होगा वो अपने लेना है। कौन कहता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री AS2 कहता है। CFS का AS3 होता है। कंटीजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट AS4 में आती है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज AS5। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आता है। AS जो 6 था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग वो क्या हो चुका है डिलीट हो चुका है। AS8 भी डिलीट हो चुका है। AS9 आता है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। AS10 है फिक्स एसेट्स के लिए जिसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अब उसका नया नाम है। AS11 आता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। AS12 आता है गवर्नमेंट ग्रांट के लिए। AS13 आता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। 14 अमलगमेशन के लिए। AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट। 16 बोरोइंग कॉस्ट। 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। 19 लीज के लिए। 20 EPS जिसको आप लोग अर्निंग पर शेयर के नाम से जानते हैं। 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 22 आता है आपका अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम के लिए। 23 आता है आपका अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। 25 इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 26 इंटेंजिबल एसेट्स। 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर के नाम से आप इसको ध्यान रख लेंगे। S28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है जी। अब इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा 1 में आती है पॉलिसी 2 में आता है इन्वेंट्री 3 में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 में आते हैं कंटीजेंसीज 5 में आते हैं प्रायर पीरियड वाला 7 में आता है कंस्ट्रक्शन 9 में आता है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन 10 में आते हैं फिक्स एसेट्स 11 में याद रखना है फॉरेन एक्सचेंज रेट 12 में याद रख लेनी है गवर्नमेंट ग्रांट 13 में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है 14 आपने अमलगमेशन के नाम से याद रख लेना 15 आपने एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम से 16 बोरोइंग के नाम से 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के नाम से 19 लीज 20 EPS के नाम से आप ध्यान रखते हैं 21 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 22 में टैक्सेस ऑन इनकम से याद रख सकते हैं इसमें अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाला शब्द ध्यान रख सकते हैं 24 में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ध्यान रख सकते हैं 25 में इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ध्यान रख सकते हैं 26 में इंटेंजिबल एसेट्स 27 में जॉइंट वेंचर 28 में इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स 32 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स चीजें आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। जी अगला सवाल है आपका एक बिजनेस के पास
business has the average capital employed 5 lakh, normal rate of return 10%, adjusted average profit 90, गुडविल की वैल्यू निकालनी है बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट हिसाब से। चलिए जी हम लोग सोल्व करते हैं। यहां पर हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एवरेज प्रॉफिट है आप लोगों का 90, 3 ईयर परचेज के हिसाब से सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालनी। सबसे पहले आप निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, वो निकलेगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय में 100, तो आप लिखेंगे 5 लाख इंटू 10 बटा 100, वो आ गया आपका 50,000। फिर आप लोग निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, वो निकलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है 90 माइनस 50, तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 40,000। तो आपको निकालनी है गुडविल, गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट इनटू 3 इयर्स परचेज, तो आपका 40,000 इंटू 3, तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी आ गई 1,20,000 क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है इन केस ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। पूलिंग इंटरेस्ट मेथड के संबंध में अमलगमेशन की जो नीचे बातें लिखी हैं कौन से वाली पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड सब करेक्टली मैच करती है। कहते हैं इट इज यूज्ड व्हेन अमलगमेशन टेक्स प्लेस इन नेचर ऑफ परचेज, नहीं जी ये नेचर ऑफ परचेज में नहीं नेचर ऑफ मर्जर में यूज किया जाता है। तो दूसरी हमारी जो स्टेटमेंट है वो सही होगी, इट इज यूज्ड व्हेन अमलगमेशन टेक्स प्लेस इन नेचर ऑफ मर्जर। तीसरा है ट्रांसफरी कंपनी विल रिकॉर्ड द असेट्स लायबिलिटी एंड रिजर्व ऑफ ट्रांसफर कंपनी ऑन देयर एग्जिस्टिंग वैल्यू। कहते हैं कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो रिकॉर्ड करेगी असेट्स लायबिलिटी और रिजर्व को पुरानी वैल्यू के ऊपर, इसके ऊपर पुरानी वैल्यूज के ऊपर। जी ये बात भी सही है। द आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व आर चेंज, कहता बदल जाती है। द आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व आर चेंज्ड एज पर एग्रीमेंट बिटवीन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी, ऐसा नहीं होता। सेकंड और थर्ड हमारा क्या है सही है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है desirability of internal reconstruction would be in all of the following cases except, कहता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल है नीचे लिखी गई बातों में से एक को छोड़कर। नीचे लिखी गई बातों में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप तब करते हैं इसमें न तो कोई नई कंपनी बनती है, आप पहले से ही जो डेट में दबी हुई या लॉस में दबी हुई कंपनी होती है वो आपको अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करती है, तो इसमें ना कोई नई कंपनी नहीं बनती। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो एक कंपनी है वो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करती है क्योंकि वो लॉसेस से जूझ रही होती है। तो इसमें ऑप्शन इनको छोड़ के एक ऑप्शन है जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में नहीं आता, कि अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इफ देयर आर हैवी एक्युमुलेटेड लॉसेस, कहता है कि बहुत सारी मात्रा में लॉसेस हैं, रिटर्न ऑफ करती है कंपनी, बिल्कुल करती है, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स की वैल्यू ज्यादा लिखी गई है तो आप सही करके लिखेंगे, ये भी आ जाएगा। ज्यादा वैल्यू लिखी हुई है ओवर कैपिटल स्ट्रक्चर में वैल्यू बढ़ा चढ़ा के लिखी है तो आप उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में नहीं आता, बाकी के ऑप्शन बी सी डी के आते हैं हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस मे नॉट बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नीचे लिखे गए खर्चों में से कौन सा खर्चा ऑपरेटिंग नहीं माना जाता। कॉस्ट ऑफ प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लॉस ऑन द सेल ऑफ मोटर कार, सैलरी ऑफ जनरल मैनेजमेंट। देखो सैलरी रेगुलर वे में देनी पड़ती है, प्रमोशन आपको करवानी पड़ती है, डेप्रिसिएशन लगातार लगता रहता है, ये सारे क्या है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं।
कौन से वाला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है? लॉस ऑन द सेल ऑफ मोटर कार, आप कभी कभार बेचते हो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में माना जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल इज ग्रेटर देन द डेट कैपिटल। जो इक्विटी कैपिटल है वो ज्यादा है डेट से। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा? लो गियर्ड, हाई गियर्ड, बैलेंस गियर, जीरो गियर। तो एक बड़ा है एक छोटा है, बैलेंस तो नहीं हो सकता, बैलेंस नहीं हो सकता तो जीरो गियर्ड भी नहीं हो सकता, तो लो गियर्ड होगा या फिर हाई गियर्ड होगा। अब देखो इक्विटी की वैल्यू ज्यादा है डेट से, हमारे ऊपर जो बाहरी लोगों का कंट्रोल है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे ऊपर जो डर है डेट के कर्जे का वो क्या है? कम है। हमारी फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा? लो गियर्ड होगा। हाई गियर्ड कब होता है? जब डेट की मात्रा ज्यादा होती और इक्विटी की वैल्यू कम होती। अगला सवाल है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 30,000, करंट रेशो दे रखा है 3:1, आपको करंट असेट्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? करंट रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे, करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटी, जैसा गिवन है वैसा हम लोग लिख देंगे। ठीक है जी। अब आप सभी को पता है कि वर्किंग कैपिटल होती है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। तो आपने 3 - 1 करके वर्किंग कैपिटल कितनी निकाल दी? तो बताइए, तो 2 नहीं भैया, 2 की वैल्यू कितनी बताता है? 30,000 बताता है। तो 1 की कितनी होगी? 15,000। करंट असेट्स की वैल्यू 3 वाली है, तो इंटू 3 कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? करंट असेट्स की वैल्यू आ जाएगी 45,000। क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर? आ जाएगा। अगला सवाल है, परचेज ऑफ फर्नीचर बाय इशूइंग द डिबेंचर इज ट्रीटेड एज। आपने फर्नीचर खरीदा है डिबेंचर इशू करके, वो सोर्स ऑफ फंड होगा, एप्लीकेशन फंड होगा, या फिर फ्लो का फंड नहीं, सॉरी फंड का फ्लो नहीं होगा, फिर ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। तो आपको पता है कि फ्लो ऑफ फंड होने के लिए एक करंट आइटम होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी वाली नॉन करंट होनी चाहिए, फ्लो ऑफ फंड होता है। तो यहाँ पर फर्नीचर भी क्या है? नॉन करंट है। डिबेंचर भी क्या है? नॉन करंट है। यहाँ पर फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? नो फ्लो ऑफ फंड आपका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल है, मशीनरी इज परचेज्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विल बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कि मशीनरी आपने खरीदी है हायर परचेज सिस्टम पे, तो जो पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहां दिखाई जाएगी? सारी इंस्टॉलमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सारी इंस्टॉलमेंट फाइनेंसिंग में, सारी इंस्टॉलमेंट ऑपरेटिंग में, ठीक है, या फिर लोन की वैल्यू आप दिखाओगे इन्वेस्टिंग में और इंटरेस्ट उसके ऊपर दिखाओगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जी बिल्कुल ऐसा करेंगे हम लोग। लोन के एलिमेंट है जो, उसको तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे, और जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग दिखाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कहां दिखाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है जी। अगला सवाल है, टोटल सेल ऑफ अल्फा आर, टोटल सेल 2 लाख रुपए है, ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर कितने हैं? 15,000 और 28,000 है। कैश सेल बतानी है, ठीक है जी, क्या बतानी है? कैश सेल बतानी है। तो इसके लिए आपको टोटल डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप लिखेंगे, देखो जो डेटर होते हैं हमारे उसका बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी कितना है? 28,000। ठीक है जी। सेल करने से हमारे डेटर बढ़ेंगे कितने? 2 लाख। ये हो गया 2,15। इधर आ जाएगी हमारी कैश सेल। 28,000 2,15 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1,87,000 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। टोटल सेल 2 लाख रुपए दे रखी थी, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर दे रखा था, ठीक है जी, 15,000 रुपए और 28,000 रुपए। कैश सेल 2 लाख रुपए है, तो कैश सेल आप लोगों को बतानी है। बैलेंस बीडी 15,000, बैलेंस सीडी 28,000, टोटल सेल 2 लाख, 2,15,000 में से क्या कर देंगे? 28,000 रुपए हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा कैश सेल कितनी? 1,87,000। चलिए जी, ये था हमारा पीपीएससी जूनियर ऑडिटर का पार्ट 1। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।